तो केमिकल इक्वेशन की बैलेंसिंग सीखने के बाद आज हम देखेंगे केमिकल इक्वेशन को और भी ज़्यादा इंफॉर्मेटिव कैसे बना सकते हैं। सो हेलो एवरीबॉडी, दिस इज़ अनमेश सिंह राजपूत। यू आर वेलकम टू द लेक्चर 3 ऑफ क्लास 10 केमिस्ट्री चैप्टर 1 केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। तो शुरू करते हैं इसे हम लोग। हमारी केमिकल इक्वेशन में दो चीज़ें होनी चाहिए। पहला, chemical equation should be balanced, जो कि अभी हमने देखा। दूसरी चीज़ यहाँ पर जो होनी चाहिए वो है केमिकल इक्वेशन should be इंफॉर्मेटिव। ठीक, बैलेंस तो हम सीख चुके हैं। अब इंफॉर्मेटिव क्या होता है, यानी कैलकुलेशन ऐसी होनी चाहिए कि वो हमें केमिकल रिएक्शन के बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दे रही हो। तो वो कैसे होता है, तो उसके लिए भी हमारे पास कुछ स्टेप्स आते हैं। तो मोर इन्फॉर्मेटिव केमिकल इक्वेशन को बनाने के लिए हम तीन चीज़ करते हैं। पहला, इंडिकेट फिजिकल स्टेट। पहला हम फिजिकल स्टेट इंडिकेट करते हैं। दूसरी चीज़ जो हम करते हैं वो है इंडिकेट टेम्परेचर चेंज। टेम्परेचर चेंज को इंडिकेट करते हैं। और तीसरी चीज़ जो हम करते हैं वो है हमारी इंडिकेट कंडीशन ऑफ रिएक्शन। ठीक, ये तीन चीज़ रिप्रेजेंट करके हम केमिकल इक्वेशन को मोर इन्फॉर्मेटिव बना सकते हैं। अब देखते हैं ना। पहला देखते हैं जो कि है इंडिकेटिंग फिजिकल स्टेट। ये क्या होता है, इसमें हम फिजिकल स्टेट बताते हैं कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड में जो हमने सब्सटेंस या कंपाउंड यूज़ किए हैं उनकी फिजिकल स्टेट क्या है ना। तो फिजिकल स्टेट हमारी चार है। पहला सॉलिड, दूसरा लिक्विड, तीसरा गैस और चौथा हमारा होता है एक्वस। एक्वस क्या होता है, ये सॉलिड लिक्विड गैस तो जानते हैं, लेकिन एक्वस क्या होता है। जब किसी भी चीज़ का सॉल्यूशन हम वाटर में बनाते हैं तो वो होता है हमारा एक्वस। यानी अगर हम इसे डिफाइन करें तो ऐसे होगा कि एक्वस मीन्स सॉल्यूशन with water। तो ये होता है हमारा एक्वस। ठीक, देखते हैं इसके एग्जाम्पल। जैसे जिंक हो गया, जब भी हमारा सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो हमें देता है
जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है। ठीक, तो फिजिकल स्टेट हम कहाँ रिप्रेजेंट करते हैं, इसके बगल में लिख के। जिंक हमारा होता है सॉलिड, इसी तरीके से लिखना होता है। H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक एसिड हमारा एक्वस होता है, इसका हम सोल्यूशन बनाते हैं वाटर के साथ, इसलिए एक्वस होता है, इसमें वाटर प्रेजेंट होता है। जिंक सल्फेट भी हमारा एक्वस होता है, और हाइड्रोजन तो हमारी गैस है, सभी जानते हैं। तो ऐसे इसके बगल में ब्रैकेट में लिख के हम फिजिकल स्टेट रिप्रेजेंट करते हैं इन सब की। ठीक, अगला एग्जांपल देखते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड जो कि हमारी गैस है, रिएक्ट करती है वाटर के साथ जो कि हमारा लिक्विड होता है, सनलाइट और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में, और ये हमें देती है C6H12O6 यानी ग्लूकोज, जो कि हमारा एक्वस होता है, और ऑक्सीजन गैस जो कि हमारी गैस है। ठीक, अब चलते हैं अगली चीज़ को समझने पे। अगली चीज़ है हमारी इंडिकेटिंग टेम्परेचर चेंज। तो टेम्परेचर चेंज के बारे में हम दो चीज़ जान चुके हैं। पहला, या तो वो इंडोथर्मिक होगा या तो वो एक्सोथर्मिक होगा। ठीक, तो इंडोथर्मिक या एक्सोथर्मिक। तो इंडोथर्मिक, थर्मिक एंड एक्सोथर्मिक। इंडोथर्मिक क्या होता है? एब्जॉर्ब, हीट इज एब्जॉर्ब्ड, हीट इज एब्जॉर्ब्ड। एक्सोथर्मिक क्या होता है? हीट इज इवॉल्व्ड। ठीक, तो ये थे। अब इन्हें कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? अगर इंडोथर्मिक है यानी हीट हमें देनी पड़ रही है, एब्जॉर्ब हो रही है, तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे केमिकल इक्वेशन में, कैसे दिखाएंगे कि हमने उसे हीट किया है? तो उसके लिए समझते हैं, जब भी हमारा नाइट्रोजन रिएक्ट करता है ऑक्सीजन से तो ये बनाता है नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड। अब हीट चेंज दिखाने के लिए हम एरो पे डेल्टा का साइन बना सकते हैं, या फिर इसके साथ प्लस में डेल्टा का साइन लिख सकते हैं, और या हीट भी लिख सकते हैं। दोनों तरीके, या तो यहाँ प्लस करके डेल्टा का साइन बना दो, और या तो एरो के ऊपर डेल्टा का साइन बना दो, दोनों ही तरीके हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा हीट चेंज। ठीक, अब अगला आता है हमारा जब भी हम कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करते हैं तो हमारा बनता है कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ठीक है, अब जो पहले लेक्चर में बताया था, जहाँ कार्बोनेट होगा वहाँ कार्बन डाइऑक्साइड होगा ही होगा, तो वो चीज़ देख सकते हो। यहाँ पर कार्बोनेट है तो कार्बन डाइऑक्साइड है। ठीक, ये होता है हमारा वाइट पीपीटी। अब वाइट पीपीटी तो इसकी स्टेट क्या होगी? इसकी भी स्टेट सॉलिड होगी, क्योंकि प्रेसिपिटेट की स्टेट हम सॉलिड लेते हैं। कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड होगा और कार्बन डाइऑक्साइड हमारी गैस होती है, गैस होगी। यहाँ अगर स्टेट रिप्रेजेंट करें तो नाइट्रोजन हमारी गैस है, ऑक्सीजन भी हमारी गैस है, और नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड भी हमारी गैस है। ठीक, अब आते हैं एक्सोथर्मिक पे। जब भी हमारा मीथेन रिएक्ट करेगी, एक सेकंड, मीथेन जो कि गैस है रिएक्ट करेगी ऑक्सीजन के साथ, तो ये हमें देगी कार्बन डाइऑक्साइड गैस और वाटर, जो कि स्टीम के फॉर्म में होगा, वेपराइज हो जाएगा और हमारी हीट इवॉल्व होगी। हीट इवॉल्व होगी तो डेल्टा का साइन हम प्लस करके इधर बनाएंगे प्रोडक्ट साइड में, या फिर प्लस हीट लिख देंगे हम। ठीक है, ऐसे ही अगला ही हमारा एग्जांपल है, जब भी हमारा रेस्पिरेशन प्रोसेस होता है, इसमें ग्लूकोज हमारा रिएक्ट करता है ऑक्सीजन से, ग्लूकोज हमारा
एक्वस होता है, रिएक्ट करता है ऑक्सीजन से जो कि गैस है, और हमें मिलता है कार्बन डाइऑक्साइड जो कि गैस है, और वाटर जो कि लिक्विड होगा, और हमारी एनर्जी प्रोड्यूस होती है। ठीक है, हीट प्रोड्यूस हो, एनर्जी प्रोड्यूस हो, एक ही बात है, क्योंकि हम सब जानते हैं हीट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। ठीक, अब यहाँ देखने लायक ये बात कि जब भी रिएक्शन गैसियस फेज़ में होगी तब, और अगर वाटर प्रोड्यूस हो रहा है उस रिएक्शन में, तो वो स्टीम के फॉर्म में होगा। जैसे मीथेन भी गैस थी, ऑक्सीजन भी गैस थी, रिएक्ट हुए और वाटर प्रोड्यूस हुआ गैसियस स्टेट में, और यहाँ पर हमारा जो ग्लूकोज था वो एक्वस फॉर्म में था, ऑक्सीजन हमारी गैस थी, और वाटर प्रोड्यूस हुआ लिक्विड फॉर्म में। ठीक है, तो ये थी हमारी एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अब हम अगली चीज़ पे आते हैं जो कि है इंडिकेटिंग कंडीशन ऑफ रिएक्शन। कंडीशन ऑफ रिएक्शन ये क्या कहता है, एग्जाम्पल से समझते हैं। जब भी हमारा पोटेशियम क्लोरेट जो कि सॉलिड होता है, हीट करते हैं उसे हम मैंगनीज़ डाइऑक्साइड की प्रेजेंस में, तो हमें मिलता है पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन गैस इवॉल्व होती है। ठीक, अब मैंगनीज़ डाइऑक्साइड हमारा क्या है यहाँ पर, तो मैंगनीज़ डाइऑक्साइड हमारा कैटलिस्ट है जो कि ब्लैक कलर का होता है। अब ये कैटलिस्ट क्या होता है, कैटलिस्ट वो सब्सटेंस या कंपाउंड होते हैं जो कि रिएक्शन के रेट को कंट्रोल करते हैं बिना उसमें पार्ट लिए। रेट को यानी उसकी स्पीड को कंट्रोल करते हैं, यानी अगर तुम दो सब्सटेंस या कंपाउंड को मिला रहे हो तो जो प्रोडक्ट बन रहा है, और अगर उसमें कैटलिस्ट ऐड कर रहे हो तो जो प्रोडक्ट बन रहा है, दोनों प्रोडक्ट सेम होंगे, चाहे कैटलिस्ट ऐड करो चाहे ना करो। बस होगा क्या, अगर ये रिएक्शन धीरे हो रही है तो कैटलिस्ट ऐड करने पे ये रिएक्शन थोड़ा तेज़ हो जाएगी। बस यही होता है कैटलिस्ट। ठीक है, तो कैटलिस्ट की डिफिनेशन लिख लेते हैं। कैटलिस्ट सब्सटेंस और कंपाउंड which control rate of reaction without taking part in it are called कैटलिस्ट। ठीक है, तो ये वहाँ हो जाते हैं कैटलिस्ट। अब इस चीज़ को समझ गए, इसकी कंडीशन क्या थी, इसको हमने हीट किया मैंगनीज डाइऑक्साइड की प्रेजेंस में, तो ये कंडीशन थी, इस कंडीशन में ये रिएक्शन कराई तब वो प्रोडक्ट बने हमारे। ठीक है, अब यहाँ भी दो चीज़ याद रखना, जो पोटेशियम क्लोरेट होता है ये हमारा वाइट कलर का होता है, और मैंगनीज डाइऑक्साइड जो हमारे कैटलिस्ट है ये ब्लैक कलर का होता है। इस पर क्वेश्चन बन जाते हैं, जैसे कंपाउंड एक्स is heated in the presence of a catalyst which is of black color, है ना, या it is heated in the presence of black color compound, then it form a compound and gas is evolved। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं, तो इस चीज़ को याद रखना। अब अगला देखते हैं हम, जो कि है जब प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, 6CO2 गैस प्लस 6H2O ये हमारा लिक्विड है, ये हमारा देता है C6H12O6 जो कि हमारा एक्वस है, और ऑक्सीजन गैस इवॉल्व होती है। इसकी कंडीशन क्या है, ये होती है सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में। क्लोरोफिल क्या होता है, ग्रीन पिगमेंट होता है प्लांट का, यानी जो पत्तियां होती हैं उसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है जो ग्रीन कलर का होता है एक तरीके से। तो ये कंडीशन थी। ठीक, ये कंडीशन बाय रिएक्शन, बस ऐसे ही है सब, और ये चीज़ हमारी ख़त्म होती है। तो केमिकल इक्वेशन को आप समझ ही गए होंगे कि कैसे मोर इन्फॉर्मेटिव बनाते हैं इन तीनों चीज़ों को
लिख के, रिप्रेजेंट करके। ठीक, अब आखिर में समझते हैं कुछ की पॉइंट्स। पहला, हाइड्रोजन इज टेस्टेड बाय पॉप साउंड। यानी जब भी हम मान लीजिए कोई रिएक्शन कराई जिसमें हमारी हाइड्रोजन प्रोड्यूस हुई है, तो अगर हम एक माचिस जला के उस टेस्ट ट्यूब के ऊपर ले जाएं तो हमें एक पॉप साउंड सुनने को मिलेगा, और वही है हमारा हाइड्रोजन का टेस्ट। और उस पॉप साउंड के साथ हमारी जो माचिस होगी वो बुझ जाएगी। ठीक, अगली चीज़, जब भी हमारा CuSO4 एक्वस फॉर्म में रिएक्ट करता है सोडियम हाइड्रोक्साइड से, ये भी एक्वस होगा, तो ये हमें देगा कॉपर हाइड्रोक्साइड का ब्लू PPT है तो ये सॉलिड होगा। प्लस सोडियम सल्फेट जो कि एक्वस होता है। ठीक, ये है ब्लू PPT। कॉपर सल्फेट एक्वस फॉर्म में है तो ये भी ब्लू कलर का होगा। अब एक चीज़ यहाँ ये ध्यान रखना, अगर कॉपर सल्फेट हमारा एनहाइड्रस है यानी उसमें वाटर मॉलिक्यूल नहीं है तो वाइट कलर का होगा। अगर वो हाइड्रेटेड है, वाटर मॉलिक्यूल है, तो वो ब्लू कलर का होगा। और रिएक्ट करके ये ब्लू PPT बना देता है, तो इस पर भी क्वेश्चन हमारे बनते हैं। ठीक, अब अगली चीज़ हमारी है, जब भी कोई एसिड हमारा मेटल के साथ रिएक्शन करता है तो ये बनाता है मेटालिक सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है। ठीक है, तो ऐसा होता है, बस शर्त ये है कि मेटल ऐसा हो जो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर सके, तभी ये चीज़ बनेगी। दूसरी शर्त, एसिड में हमारा हाइड्रोजन प्रेजेंट होना चाहिए। ठीक है, तो ये दो शर्त होती हैं इसके। तो आज के इस लेक्चर को करते हैं समाप्त, और अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, अपने चैनल को सब्सक्राइब करें, और कोई भी चीज़ ना समझ में आई हो तो कमेंट ज़रूर करें। तब तक के लिए चलते हैं, टेक केयर, बाय बाय।